वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और अगर आपको अडानी की औकात के हिसाब से मुकदमा लिखना था तो आपको 5 लाख नहीं 5 करोड़ लिखवाना चाहिए। धर्म हिंसा तथैव चाह जैसा कोई वाक्य पूरी भागवत में नहीं लिखा। कितनी बढ़िया बात है, नौकर नहीं खरीद पाए तो दुकान ही खरीद नौकर को बात। सत्य जब तक जूता पहनता है, झूठ पूरी दुनिया पे चक्कर होता है। जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है वो बुद्धि हरण घोटाला है। शिक्षा नहीं दी जा रही है, 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो गए, कोई बोलने वाला नहीं है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। 2000 में जब पढ़ाई करके निकले पत्रकार बनने, तो घर में 2 लोग थे पहले ही ऑलरेडी, मतलब बड़ी फैमिली है उसमें, तो लगता था कि समाज में कोई चेतना का संचार करेंगे। क्योंकि हमने जब पत्रकारिता सीखी तो हमें ये सिखाया गया पहले अध्याय के साथ ही कि पत्रकार जो होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। उसे सरकार की मजम्मत करनी है, लोगों और सरकार के बीच में संवाद सेतु का काम करना है। सरकार की श्लाघा से जितना बच सको उतना बचो, सरकार से सिर्फ सवाल पूछो, ये हमें सिखाया गया। वो किया भी। 2012, 13, 14 तक सब कुछ स्मूथ चलता रहा। 2014 में मैं एक राष्ट्रीय चैनल में था कार्यरत, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। अब चूंकि फील्ड रिपोर्टिंग करते थे, फील्ड रिपोर्टिंग में समस्याएं उठाना फर्ज होता है पत्रकार का, तो मुझे इवेंचुअली वहां से हटा दिया गया। कारण वही था कि जो सत्ता में लोग थे उन्हें शायद पसंद नहीं थी विरोधी आवाज। उसके बाद एक और चैनल में गए, वहां भी कमोबेश यही स्थिति हुई। 2016 में नाटकीय रूप से मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से एक ऑफर आया और मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके पीछे कारण बड़ा ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनल अखबार है और मैं चूंकि उधम सिंह अगर देखता हूं तो खबरों की संख्या बहुत कम रहती है, 1-2 खबरें मैक्सिमम पर डे होती हैं। और दैट टू हम पे कोई लायबिलिटी या फोर्स नहीं है कि अगर सीएम आ रहा है तो उसकी खबर करनी है। सीएम इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। हम लोगों के ह्यूमन इंटरेस्ट के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। लेकिन इसकी आड़ में क्या हुआ कि मैं बैकड्रॉप में चला गया। मेरी चूंकि रिपोर्टिंग जो थी ग्राउंड की वो खत्म हो गई। संख्या जब कम होती है तो आपका इंटरेक्शन भी कम होता है। लेकिन फिर सोशल मीडिया का दौर आया। कोविड में तो बहुत, जब लॉकडाउन लगा तो एकदम से सोशल मीडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त, यूं कह लीजिए, रिवॉल्यूशन देखी। तो मैंने भी 2024 के उत्तरार्ध में एक फेसबुक पेज शुरू किया, क्योंकि लिखने की जो वो थी सीमाएं थी वो सीमित था एक्चुअली। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा अपने मन के उद्गार नहीं लिख पाता था, सिर्फ सब खबरें लिख पाता था। तो एक पेज शुरू किया और भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए। हालांकि मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मेरे अटायर पे मत जाइएगा। मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूँ, धर्म भीरू नहीं हूँ। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये मेरी सोच है। लेकिन सारे धर्म उसी के बराबर हैं, ये भी मेरी ही सोच है। तो मेरे अटायर पर मत जाइएगा प्लीज़। तो 2024 के उत्तरार्ध में जब मैंने शुरू किया, उस समय अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस थे, तो बड़ा मुझे स्नेह मिला लोगों का। बड़ी जल्दी पेज ने राइज किया। लेकिन रिजल्ट के दौरान, जब रिजल्ट आने वाले थे, तो एक खबर बड़ी प्रासंगिक थी उस समय। उस समय गौतम अडानी, जो इस समय भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र हैं गुजरात से ही, उन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ ठेका लिया बिजली मीटर लगाने का, स्मार्ट बिजली मीटर। तो लोगों को एक भ्रांति फैली, विपक्ष ने उसको मुद्दा बनाया, कहा कि ये प्रीपेड मीटर कल हो जाएंगे, आपकी अगर बैलेंस खत्म हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, बिजली कट जाएगी, जो भी राजनीतिक दल करते हैं। तो हमें एन मूवमेंट पर सूचना मिली। इसे पक्ष नकारता रहा, यानी सत्ता पक्ष के जो लोग थे, जो इलेक्शन में उतरे हुए थे, वो इसे नकारते रहे। एन मूवमेंट पर हमें उस गोडाउन का पता लग गया जहां पर अडानी के मीटर्स रखे हुए थे। हम 3 लोग वहां चले गए। हालांकि घुसने से पहले उस लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग चूंकि मैंने रख ली थी, उसमें आज भी मैंने कहा है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे घुसना हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई चीज़ लिखा नहीं है, तो हम केवल एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, उसके बाद पत्रकार के लिए, जो किसी विरोधी व्यक्ति के लिए जो सबसे आसान कार्य होता है, वो तो पत्रकार के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज करना। तो मुझ पर और अन्य 2 पत्रकारों पर, 3 अज्ञात पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया। वो भी देहरादून से रुद्रपुर उसकी 0 FIR करके ट्रांसफर की गई और हमारी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए। तो बड़ा हास्यास्पद हुआ जब अगले दिन मेरे पास SSP का कॉल आया। SSP ने थोड़ा सॉरी फील किया कि उसे किसी दबाव में ये मुकदमा लिखना पड़ा। उसमें लिखा था कि 5 लाख रंगदारी मांगी गई। तो मैंने कहा SSP साहब से कि थोड़ी कॉमन सेंस आपको यूज़ करनी चाहिए थी। बोले क्या मतलब? मैंने उनसे कहा देखो, अगर आपने मेरी औकात के हिसाब से मुकदमा लिखा तो आपको लिखना चाहिए था 5000 रुपये रंगदारी, क्योंकि मेरी औकात तो इतनी ही है। और अगर आपको अडानी की औकात के हिसाब से मुकदमा लिखना था तो आपको 5 लाख नहीं 5 करोड़ लिखवाना चाहिए। तो ये मुकदमा अपने आप में झूठ है। ये मुकदमा ही झूठ है, क्योंकि मैंने जो पत्रकारिता का धर्म सीखा
वो यही था। एक छोटा सा उसी में और जोड़ता हूँ प्रसंग, ये 2 दिन पूर्व का ही है। एक फ़ोन मुझे आता है कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अनजान व्यक्ति था, तो मैंने थोड़ा अवॉइड किया कि उसे मैं घर ना बुलाऊँ क्योंकि अनजान था। तो मैंने कहा आप जहाँ कहें मैं वहाँ आपसे मिल लेता हूँ। मैं मिलने चला गया अलायंस कॉलोनी उनके पास। तो वो यही जो मैं अब बोलने वाला हूँ वहाँ मैंने बोला जब उसकी परेशानी सुनी। मैंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। उसने मेरे से कहा मैं पत्रकार बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आजकल तो सबसे आसान काम है। हम टाइम्स ऑफ इंडिया में रह के बन गए पत्रकार, 10,000 का मोबाइल लेके आप भी बन जाओ भाई। मैंने कहा लेकिन उद्देश्य क्या है? पत्रकारिता के 3 उद्देश्य होते हैं। जो आज की तारीख में है वो सबसे पहला है ब्लैकमेलिंग। क्या आपका ये उद्देश्य है? दूसरा उद्देश्य है कि अपने व्यापार की आड़ करना। एक व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आपको डर लगता है अधिकारियों से। और तीसरा है समाज सेवा करना। अगर तीसरे पक्ष पर हो तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, बाकी 2 पक्ष पे हो तो आपको रास्ता बता दूंगा। तो वो बड़ा सकुचाते हुए बोला मैं दूसरी लाइन में हूँ, मेरा व्यापार है फलाने डिपार्टमेंट में, तो मैं चाहता हूँ थोड़े अधिकारी जरा ज़्यादा ना मुझे दबाया कर। तो मैंने कहा भाई सबसे आसान है, रुपेश और हमारी तरह उल्लू मत बनो, 2-2 साल पढ़ाइयाँ करो जाके, वहाँ जाके अपने कपड़े भी खुद धो, खाने भी खुद बनाओ, बर्तन धो, और फिर उसके बाद देखो टॉप किया नहीं किया, और फिर नौकरी ढूंढो। आजकल सबसे बढ़िया 10,000 रुपये का मोबाइल लो, 1-1.5 रुपये का माइक्रोफोन लो और पत्रकार बन जाओ। और उससे भी अच्छा काम अगर सफल होना है तो रोज सुबह कोतवाल के मुंह में जाके माइक लगा दो, एसएसपी के मुंह में जाके माइक लगा दो, पहचान आपकी 1 महीने बन जाएगी, आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा। तो पहले तो ये अवधारणा ध्वस्त करिए। मेरे साजिद भाई मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ। एडमंड बर्क 1787 की बात आपको बता रहा हूँ, ब्रिटिश संसद की। सबसे पहले जब पत्रकारों को लोकतंत्र का 4था स्तंभ कहकर संबोधित किया गया, ये कहीं भी रिपोर्टेड फैक्ट नहीं है कि लोकतंत्र का 4था स्तंभ पत्रकारिता, कहीं भी नहीं। 1841 में अंग्रेजी लेखक थॉमस बर्काइल ने लिखा आधिकारिक तौर पर एज अ पत्रकार, एज अ लेखक, कि पत्रकारिता को 4थे स्तंभ का दर्जा होना चाहिए। तब से चली आ रही एक श्लाघा पत्रकारों की कि चलो आप लोकतंत्र का 4था स्तंभ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कोई 4था स्तंभ नहीं है। हम लोग समाज के वो थैंकलेस जॉब करने वाले लोग हैं जो समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर हम अपने तन मन और धन से अगर मदद नहीं कर सकते समाज की तो कलम से कर सकते। ये हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन वो उद्देश्य मुझे भटकता हुआ दिखता है। मुझे कहने में बड़ा दुख होता है, आज की तारीख में सत्य जब तक जूता पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा देता है। आज की डिबेट्स पूरी तरीके से प्रायोजित है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप बीती का। तो मुझे पता लगा कि वेबसाइट्स को, जो आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, वेबसाइट्स को सरकार विज्ञापन देती है जिससे उनके खर्चे चलते हैं। तो मैंने भी 2 वेबसाइट्स, एक मेरी इंग्लिश है एक हिंदी है, 2 वेबसाइट्स को मैंने रजिस्टर कराने के लिए 1.25 साल पहले ड्राफ्ट भी लगा दिए, सारी एप्लीकेशन भर दी। मतलब इवेंचुअली जो ड्राफ्ट लगता है, अल्टीमेट जो फाइनल अनुमति के लिए, वो भी लगा दिया। लेकिन आज 1.25 साल हो गया, मेरी वेबसाइट पास नहीं हुई है। और जो पेज मैंने शुरू किया था 2024 के उत्तरार्ध में, वो 2025 के आरंभ में उड़ा दिया गया, क्योंकि वो पेज जनता की आवाज़ बन रहा था, भोपूराम खबरी नाम से बेचता, उसे रातों रात उड़ा दिया गया। लेकिन मैंने फिर वही सोचा अपने मन में, मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद आ गई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने नया पेज शुरू किया, आकाश और यशो, और आप सब लोगों के स्नेह से आज उसमें भोपूराम खबरी से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 2014 से पहले तमाम बातें हुई, पत्रकारिता का दायित्व निभाते लोग नजर आते थे नेशनल चैनल पर। लेकिन आज की तारीख में, जैसा एक सर ने कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा डर है मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स से। ये सच्चाई है। आज 80% ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया इज गवर्न्ड बाय अडानी और अंबानी ग्रुप। किसी भी चैनल को उठा के ले दिए। रवीश कुमार को वो नहीं खरीद पाए तो उन्होंने रवीश कुमार का चैनल ही खरीद लिया। सर कितनी बढ़िया बात है। नौकर नहीं खरीद पाए तो दुकान ही खरीद लो, नौकर को बाहर कर दो। तो वॉइस ऑफ डिसेंट दबाई जा रही है। 12 साल में मैं यही कहता हूं कि सत्य जब तक जूता पहनता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहता है। पहले घोटालों की बात होती थी, 2G घोटाला, कोल स्पेक्ट्रम, फलाना ढिमका। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 2014 से 1 साल पूर्व और अब तक 2026 तक जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है वो बुद्धि हरण घोटाला है। लोगों का विवेक छीन लिया गया है और विवेकहीन मनुष्य पशु के समान होता है, मेरा ऐसा मानना है। लोग अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं। लोगों को यह बताया गया रीलों से रोजगार मिलता है। कहाँ जाएंगे वो लोग? शिक्षा नहीं दी जा रही है। 1 लाख से अधिक स्कूल बंद हो गए, कोई बोलने वाला नहीं है। और जैसे बाबा साहब कहते थे, शिक्षा सवाल सिखाती है। ये जो सत्ता है, कोई भी सत्ता हो, मैं सिर्फ इसे इंगित नहीं करता, 77 की आप इमरजेंसी भी आप कर लीजिए, जो सत्ता जो होती है वो सवालों से ढकती है। और आज के आप जितने भी गेस्ट हैं
मैं तो जैक ऑफ फ्यू ट्रेड्स हूँ, आप तो मास्टर्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। मैं आप सबको नमन करता हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला आप सब लोगों को सुनने का। और जैसा मैंने पहले कहा, देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ यार। अगर ढूंढने निकलोगे तो ऐसे हजारों हजार निकलेंगे, मिलेंगे। हम अगर एकजुट होते हैं, गांधी ने अगर सोचा होता कि मैं अकेला क्या करूंगा, तो वो 40 किलो का आदमी एक धोती में बैरिस्टर की जॉब छोड़कर उसने अपना जीवन बिता दिया। भगत सिंह ने लास्ट में कहा, मेरी माँ को मिलने मत भेजना मुझे, मैं शेर की माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बोस, आज़ाद हिंद फौज, क्या क्या नहीं किया इस देश के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर वो भी यही सब सोच लेते तो मैं कहता हूँ आज भी हम किसी अंग्रेज के घर में उसकी लेटरिन साफ कर रहे होते। तो चेतना जागरण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो बुद्धिहरण घोटाला है उसको खत्म करना ज़रूरी है। और चैरिटी बिगिंस एट होम, एक क्वेश्चन यहाँ पर था कि हम वो कैसे करेंगे। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है। हर व्यक्ति एक ईंट के रूप में समाज का निर्माण करता है। अपने दीवार में से एक ईंट हटा के देख लीजिए, आपकी दीवार नहीं रहेगी, उसमें छेद हो जाएगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आपने ठान लिया कि चेतना लानी है, आप अपने परिवार के अंदर चेतना लाते हैं। आज मैं अंतिम बार, आज ऐसे तो रोज ही करता हूँ, रुपेश का धन्यवाद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि परिवार जो है वो इंसान को कमज़ोर बना देता है। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी माता बीमार है, बेड रिडन है, मेरी बड़े भाई का स्वर्गवास हो चुका है, मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है, तो घर का मुखिया मैं ही था छोटी एज में। तो जब ये सब हुआ, रंगदारी का मुकदमा और भोपूराम खबरी पेज खत्म कर दिया गया, तो मैं बड़ा घबरा कर थोड़ा सा पीछे हो गया, बैकफुट पे चला गया था मैं। इस रुपेश ने, मेरे छोटे भाई ने मुझे हिम्मत दी, बोले भैया मैं आपके साथ खड़ा। इसकी हिम्मत ने उस आकाश आहूजा शो की बुनियाद रखी, जो आज आकाश आहूजा शो, रुपेश तो हमारा खैर बहुत पुराना चावल हो गया इस फील्ड में, आज रुपेश कुमार सिंह के साथ मुझे भी गिना जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि रुपेश जैसे एक इतनी बड़ी सोच के व्यक्ति के साथ भी अगर मुझे गिना जाता कि मैं उसके लेवल का पत्रकार हूं, तो ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। तो मैं रुपेश का धन्यवाद करता हूं। आज बच्चे सेटल्ड हो गए हैं। बड़ा बेटा IIT दिल्ली से बढ़ के डेटा साइंटिस्ट बन गया है, नौकरी कर रहा है अमेरिका। छोटा बेटा इस साल आप सब लोगों के आशीर्वाद से NIT निकल गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं फ्री हूँ और रुपेश को आज इस गोष्ठी के माध्यम से और आप सभी को ये वादा करता हूँ कि जन जागरण में मेरी जितनी आवश्यकता होगी आहुति की, वो मैं दूंगा। तो ये थी मेरी आहुति। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।